कल्पना करें कि आप एक अनंत रहस्यमयी ब्रह्मांड में खड़े हैं, जहां तारों की जगह न्यूरॉन्स की चमकती हुई रेखाएं फैली हुई है। हर रेखा पर छोटी छोटी रोशनी टिमटिमा रही है, जैसे कि कोई जादुई दीपक जल रहा हो। ये रोशनी सीखने के अनमोल पल है। एक नया विचार जो आपके दिमाग में खिलता है, एक नया कौशल जो आपकी उंगलियों में बस जाता है, या दुनिया को देखने का एक नया नजरिया जो आपके दिल को गहरे तक छू जाता है। ये वो जादुई दुनिया है जहां स्टैनिस्लास देहान हमें ले जाते हैं अपनी किताब हाउ वी लर्न के जरिए। ये किताब केवल वैज्ञानिक तथ्यों का संग्रह नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें दिखाती है कि हम इंसान अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं, कैसे हम उस समझ को अपने सपनों को सच करने, अपनी सीमाओं को तोड़ने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है जो इतना साधारण है कि हम उसे अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम सीखते क्यों हैं? देहान हमें बताते हैं कि सीखना कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ स्कूल की कक्षाओं, किताबों या परीक्षाओं तक सीमित हो। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी जीव विज्ञान में गहरे तक समाई हुई है। एक ऐसी प्रवृत्ति जो हमें जन्म से ही दुनिया को समझने, उसमें जीवित रहने और उसमें फलने फूलने के लिए प्रेरित करती है। एक नवजात शिशु की तस्वीर बनाएं जो अपनी मां की गोद में लेटा है। उसकी छोटी छोटी आंखें उसकी मुस्कान की गर्माहट को पकड़ने की कोशिश कर रही है। उसकी नन्ही उंगलियां उसकी लोरी की लय को महसूस कर रही है। और उसका मस्तिष्क, जो अभी दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, पहले से ही पूरी ताकत से काम कर रहा है। वो चेहरों में पैटर्न ढूंढ रहा है, ध्वनियों को जोड़ रहा है और दुनिया को समझने की नींव रख रहा है। इस दृश्य को और करीब से देखें। वो शिशु अपनी मां की आवाज को सुन रहा है जो उसे एक पुरानी लोक कथा सुना रही है। कहानी में जंगल, राजा और जादुई पक्षियों की बातें हैं। मां की आवाज में उतार चढ़ाव, शब्दों की लय और कहानी का भावनात्मक रंग, ये सभी उसके मस्तिष्क में एक नक्शा बना रहे हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि नवजात शिशु जन्म के कुछ ही घंटों बाद अपनी मां की आवाज को पहचानने लगते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क पहले से ही ध्वनियों को फिल्टर करना और महत्वपूर्ण जानकारी को प्राथमिकता देना सीख चुका है। ये प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक है कि हम इसे चमत्कार मानना भूल जाते हैं। देहान हमें याद दिलाते हैं कि ये सीखने की शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो हमें जीवन भर नई संभावनाओं की ओर ले जाती है। एक और दृश्य ले, एक बच्चा जो अपने पिता के साथ गांव के मेले में गया है। वो रंग बिरंगे गुब्बारे, मिठाई की दुकानें और ढोल की थाप देख रहा है। उसका मस्तिष्क इन सभी उत्तेजनाओं को अवशोषित कर रहा है, रंगों को नाम देना सीख रहा है, आवाजों को जोड़ रहा है और सामाजिक संकेतों को समझ रहा है। जब वो अपने पिता से पूछता है, ये लाल गुब्बारा इतना ऊंचा क्यों उड़ता है, तो उसका मस्तिष्क पहले से ही कारण और प्रभाव की अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहा है। ये जिज्ञासा मस्तिष्क की सीखने की शक्ति का आधार है और देहान हमें बताते हैं कि ये जिज्ञासा हमें जीवन भर नई खोजों की ओर ले जाती है। देहान हमें मस्तिष्क की संरचना की सैर पर ले जाते हैं और ये सैर किसी प्राचीन जीवंत शहर में घूमने जैसी है। इस शहर में अलग अलग मोहल्ले हैं, कुछ दृष्टि के लिए जहां रंग, आकृतियां और गति संसाधित होती है, कुछ भाषा के लिए जहां शब्द, वाक्य और व्याकरण जम लेते हैं, और कुछ स्मृति के लिए जहां हमारे अनुभव, सीख और सपने संग्रहित होते हैं। लेकिन ये मोहल्ले अकेले नहीं हैं, वे एक दूसरे से सड़कों, नहरों और संदेशवाहकों के एक जटिल जाल से जुड़े हुए हैं जो हर पल आपस में बात कर रहे हैं। ये संरचना मस्तिष्क को एक साथ विशिष्ट और लचीला बनाती है। उदाहरण के लिए, भाषा सीखने की क्षमता मस्तिष्क के कुछ हिस्सों, जैसे कि ब्रोका और वर्निक क्षेत्रों में गहरे तक कोडित है। लेकिन ये इतनी लचीली है कि हम कोई भी मानव भाषा, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो या फ्रेंच, सीख सकते हैं, बशर्ते हमें सही समय पर सही माहौल मिले। एक बच्चे की तस्वीर बनाएं जो अपने दादाजी के साथ बैठा है,
जो उसे रामायण की कहानियां सुना रहे हैं। बच्चा शब्दों को सुन रहा है, राम, सीता, हनुमान, और उसका मस्तिष्क इन ध्वनियों को अर्थों से जोड़ रहा है। वो ये नहीं जानता कि वो व्याकरण के नियम सीख रहा है, लेकिन उसका मस्तिष्क पहले से ही वाक्यों की संरचना को डिकोड कर रहा है। ये प्रक्रिया मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी की वजह से संभव है, एक ऐसी क्षमता जो मस्तिष्क को नए अनुभवों के आधार पर खुद को फिर से आकार देने की अनुमति देती है। एक और उदाहरण ले, एक किशोर जो एक नई भाषा जैसे कि जापानी सीख रहा है। वो अपने स्कूल की कक्षा में बैठा है और शिक्षक उसे बुनियादी शब्द सिखा रहा है। हेलो, एरिगेटू, धन्यवाद। शुरू में ये शब्द उसे अजीब लगते हैं और वो उच्चारण में गलतियां करता है, लेकिन जैसे जैसे वो अभ्यास करता है उसका मस्तिष्क इन ध्वनियों को पहचानने लगता है और वह उन्हें अर्थों से जोड़ लेता है। यह प्रक्रिया मस्तिष्क की लचीलापन का एक और उदाहरण है, और ध्यान हमें बताते हैं कि यह लचीलापन केवल बचपन तक सीमित नहीं है, ये जीवन भर काम करता है। इस कहानी का अगला दृश्य हमें मस्तिष्क की सीखने की प्रक्रिया के 4 मुख्य स्तंभों की ओर ले जाता है: ध्यान, सक्रिय जुड़ाव, त्रुटि प्रतिक्रिया और समेकन। ये 4 तत्व इस कहानी के नायक हैं, जो ये तय करते हैं कि हम नई जानकारी को कैसे ग्रहण करते हैं, उसे कैसे संसाधित करते हैं और उसे स्थायी ज्ञान में कैसे बदलते हैं। ध्यान वो पहला और सबसे जरूरी कदम है। बिना ध्यान के सीखना असंभव है। मस्तिष्क एक चौकीदार की तरह काम करता है, जो ये तय करता है कि कौन सी जानकारी उसके दरवाजे से अंदर आएगी और कौन सी बाहर रहेगी। एक कक्षा में बैठे एक छात्र की तस्वीर बनाएं, जहां शिक्षक एक नया वैज्ञानिक सिद्धांत समझा रहा है, शायद गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर छात्र का दिमाग कहीं और भटक रहा है, शायद वो खिड़की के बाहर बादलों को देख रहा है या अपने दोस्त के साथ हुई मजेदार बातचीत के बारे में सोच रहा है, तो शिक्षक के शब्द उसके दिमाग में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो ध्यान देता है तो उसका मस्तिष्क उस सिद्धांत को पकड़ लेता है, जैसे कि कोई मछुआरा अपने जाल में एक चमकती हुई मछली को पकड़ता है। ध्यान की शक्ति को और गहराई से समझने के लिए ध्यान हमें एक वैज्ञानिक प्रयोग की ओर ले जाते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब हम किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और पैराइटल कॉर्टेक्स जैसे हिस्से सक्रिय हो जाते हैं और वे बाकी जानकारी को दबा देते हैं। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि हम अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह से अनदेखा कर सकते हैं। एक व्यस्त सड़क पर चल रहे व्यक्ति की तस्वीर बनाएं, जो अपने फोन पर एक जरूरी मैसेज टाइप कर रहा है। उसके आसपास कारों के हॉर्न बज रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसका मस्तिष्क केवल स्क्रीन पर शब्दों को देख रहा है। ये ध्यान की ताकत है, लेकिन ये उसकी सीमा भी है। अगर हम गलत चीज पर ध्यान देते हैं तो हम महत्वपूर्ण जानकारी को खो सकते हैं। एक और रोजमर्रा का उदाहरण ले। एक माँ जो अपने बच्चे को सिलाई सिखा रही है, वो उसे बता रही है कि कैसे सुई में धागा डालना है और कैसे टाके लगाने हैं। अगर बच्चा ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा है, कैसे सुई को पकड़ना है, कैसे धागे को खींचना है, तो वो जल्दी सीखेगा। लेकिन अगर उसका दिमाग अपने दोस्तों के साथ खेलने की योजना बना रहा है, तो वो गलतियां करेगा और सिलाई गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान सुझाव देते हैं कि हमें अपने ध्यान को प्रबंधित करने की कला सीखनी चाहिए, जैसे कि एक फिल्म निर्देशक जो ये तय करता है कि दर्शकों का ध्यान कहाँ जाएगा। एक और दृश्य ले। एक छात्र जो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा है, एक जटिल रसायन विज्ञान की किताब पढ़ रहा है। वो अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखता है, अपने नोट्स तैयार करता है और हर पल अपने ध्यान को केंद्रित रखता है। वो किताब के हर पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ता है और जब वो कुछ समझ नहीं पाता तो वो रुकता है, नोट्स बनाता है और फिर आगे बढ़ता है। उसका मस्तिष्क उस जानकारी को गहरे तक अवशोषित कर लेता है और जब वो परीक्षा में बैठता है तो वो आत्मविश्वास से सवालों के जवाब देता है। ये ध्यान की शक्ति है और ये सीखने की नींव है। ध्यान को और प्रभावी बनाने के लिए ध्यान हमें कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं।
वो कहते हैं कि हमें अपने पर्यावरण को नियंत्रित करना चाहिए, जैसे कि शोर को कम करना, विकर्षणों को हटाना और नियमित ब्रेक लेना। एक और उदाहरण ले, एक लेखक जो अपनी अगली किताब पर काम कर रहा है, वो अपने डेस्क को साफ करता है, अपने फोन को दूसरी कमरे में रखता है और एक शांत कोने में बैठकर लिखना शुरू करता है। वो हर घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लेता है ताकि उसका मस्तिष्क तरोताजा रहे। ये दृष्टिकोण उसके ध्यान को केंद्रित रखता है और वह अपनी रचनात्मकता को पूरी तरह से व्यक्त कर पाता है। सक्रिय जुड़ाव वो दूसरा तत्व है और यहीं से सीखना वास्तव में जीवंत हो उठता है। ध्यान का कहना है कि मस्तिष्क तब सबसे अच्छा सीखता है जब वो प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होता है। इसका मतलब है कि केवल निष्क्रिय रूप से सुनना या पढ़ना पर्याप्त नहीं है। हमें सवाल पूछने चाहिए, समस्याओं को हल करना चाहिए और जानकारी के साथ जूझना चाहिए। एक बच्चे की तस्वीर बनाएं जो एक जिगसॉ पहेली को हल करने की कोशिश कर रहा है। वो हर टुकड़े को उठाता है, उसे घुमाता है और ये देखता है कि वो कहां फिट होगा। हर गलत टुकड़े के साथ वो कुछ नया सीखता है। शायद ये टुकड़ा यहां नहीं जाएगा क्योंकि इसका रंग या आकार अलग है। हर सही टुकड़े के साथ उसका मस्तिष्क मजबूत होता है और वो अगले टुकड़े के लिए बेहतर तैयार होता है। एक और उदाहरण ले, एक किशोर जो शतरंज खेलना सीख रहा है। वो अपने बड़े भाई के साथ बैठा है और हर चाल के साथ वो अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर रहा है। वो अपने भाई की रणनीति को समझने की कोशिश करता है, अपनी चालों के परिणामों की भविष्यवाणी करता है और हर हार से कुछ नया सीखता है। एक बार वो गलती करता है, वो अपने घोड़े को गलत जगह ले जाता है और उसका भाई उसकी रानी ले लेता है। लेकिन इसके बजाय कि वो निराश हो, वो पूछता है, मैंने क्या गलत किया? उसका भाई मुस्कुराता है और उसे समझाता है कि उसे अपनी रानी की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए था। अगली बार वो वही गलती नहीं दोहराता। ये सक्रिय जुड़ाव मस्तिष्क को नए न्यूरल कनेक्शन बनाने के लिए प्रेरित करता है, जो सीखने की आधारशिला है। सक्रिय जुड़ाव की शक्ति को और गहराई से समझने के लिए ध्यान हमें एक स्कूल की ओर ले जाते हैं, जहां शिक्षक पारंपरिक व्याख्यानों के बजाय प्रोजेक्ट आधारित सीखने का उपयोग करते हैं। एक कक्षा की तस्वीर बनाएं, जहां बच्चे एक मॉडल ब्रिज बना रहे हैं। वे समूह में काम कर रहे हैं, डिजाइन पर चर्चा कर रहे हैं, सामग्री चुन रहे हैं और अपने विचारों को आजमा रहे हैं। एक समूह का ब्रिज बहुत कमजोर निकलता है और ढह जाता है, लेकिन इसके बजाय कि शिक्षक उन्हें डांटे, वो पूछता है, आपको क्या लगता है, ये क्यों टूटा? बच्चे अपने डिजाइन को फिर से देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्होंने पर्याप्त सपोर्ट बीम नहीं लगाए। अगली बार वे एक मजबूत ब्रिज बनाते हैं। ये प्रक्रिया न केवल उन्हें भौतिकी और इंजीनियरिंग सिखाती है, बल्कि उन्हें जिज्ञासा, सहयोग और दृढ़ता जैसे जीवन कौशल भी सिखाती है। एक और रोजमर्रा का उदाहरण ले, एक युवा जो बेकिंग सीख रहा है। वो अपनी मां के साथ किचन में खड़ा है और वे एक चॉकलेट केक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में वो गलत मात्रा में चीनी डाल देता है और केक बहुत मीठा हो जाता है, लेकिन उसकी मां उसे हौसला देती है। कोई बात नहीं, वो कहती है, आइए फिर से कोशिश करें। वो उसे रेसिपी को ध्यान से पढ़ने और सामग्री को मापने का तरीका सिखाती है। अगली बार वो एकदम सही केक बनाता है और उसका मस्तिष्क उस अनुभव को स्मृति में संग्रहित कर लेता है। ये सक्रिय जुड़ाव का जादू है। ये न केवल कौशल सिखाता है, बल्कि मस्तिष्क को नई संभावनाओं के लिए खोलता है। सक्रिय जुड़ाव को और प्रभावी बनाने के लिए ध्यान हमें सुझाव देते हैं कि हमें सीखने को मजेदार और प्रासंगिक बनाना चाहिए। एक और दृश्य ले, एक शिक्षक जो अपने छात्रों को इतिहास सिखा रहा है। वो उन्हें किताबें पढ़ने के लिए कहने के बजाय एक नाटक आयोजित करता है, जहां बच्चे स्वतंत्रता संग्राम के किरदारों की भूमिका निभाते हैं। एक बच्चा महात्मा गांधी बनता है, दूसरा सुभाष चंद्र बोस। वे अपने किरदारों के बारे में शोध करते हैं, उनके संवाद लिखते हैं और नाटक प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया में वे इतिहास के तथ्यों को न केवल याद करते हैं, बल्कि उन्हें महसूस भी करते हैं।
ये सक्रिय जुड़ाव इतिहास को जीवंत बना देता है और बच्चे इसे कभी नहीं भूलते। त्रुटि प्रतिक्रिया वो तत्व है जो सीखने को परिष्कृत करता है। ध्यान हमें बताते हैं कि हमारी गलतियां हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस अंतर को नोटिस करता है। हमने जो सोचा था और जो वास्तव में हुआ, और अपनी भविष्यवाणियों को ठीक करता है। यह प्रक्रिया मस्तिष्क के डोपामाइन सिस्टम द्वारा संचालित होती है, जो हमें सही होने पर पुरस्कृत करता है और गलत होने पर हमें सचेत करता है। एक बच्चे की तस्वीर बनाएं जो साइकिल चलाना सीख रहा है। वो सड़क पर बार बार कोशिश करता है और हर बार जब वो गिरता है, उसका मस्तिष्क ये समझने की कोशिश करता है कि क्या गलत हुआ। शायद उसने बहुत तेजी से पैडल मारा, या शायद उसने हैंडल को गलत दिशा में मोड़ा। धीरे धीरे ये छोटी छोटी गलतियां उसे सिखाती हैं कि कैसे संतुलन बनाए रखना है, कैसे मोड़ना है और कैसे रुकना है। एक और उदाहरण ले। एक छात्र जो एक गणित की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है, वो बार बार गलत जवाब देता है और शुरू में उसे लगता है कि वो कभी नहीं सीख पाएगा। लेकिन उसका शिक्षक उसे हौसला देता है। गलतियां करना सीखने का हिस्सा है, वो कहता है, आइए देखें कि तुमने कहां गलती की। शिक्षक उसे कदम दर कदम समझाता है और छात्र का मस्तिष्क उस सुधार को अवशोषित कर लेता है। अगली बार वो वही गलती नहीं दोहराता। ध्यान हमें बताते हैं कि ये प्रक्रिया मस्तिष्क के लिए एक पुरस्कार प्रणाली की तरह काम करती है। जब हम गलती करते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक छोटा सा झटका महसूस करता है जो हमें सचेत करता है, और जब हम सही करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन की एक खुराक के साथ पुरस्कृत होता है जो हमें और सीखने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया को और गहराई से समझने के लिए ध्यान हमें एक वैज्ञानिक अध्ययन की ओर ले जाते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब जानवर जैसे कि चूहे किसी कार्य में गलती करते हैं तो उनके मस्तिष्क में डोपामाइन का स्तर बदल जाता है। ये बदलाव उन्हें अपनी रणनीति को समायोजित करने में मदद करता है। इंसानों में भी यही प्रक्रिया काम करती है। एक संगीतकार की तस्वीर बनाएं जो एक नया गाना सीख रहा है। वो बार बार एक ही नोट पर अटक रहा है और हर गलत नोट के साथ उसका मस्तिष्क उसे सचेत करता है। वो अपनी उंगलियों को समायोजित करता है और जब वो आखिरकार सही नोट बजा लेता है तो उसका मस्तिष्क खुशी की एक छोटी सी लहर के साथ पुरस्कृत होता है। ये त्रुटि आधारित सीखना मस्तिष्क की सबसे शक्तिशाली विशेषताओं में से एक है और ये हमें हर बार बेहतर बनाता है। एक और रोजमर्रा का उदाहरण ले। एक युवा जो अपने पिता से गाड़ी चलाना सीख रहा है। शुरू में वो गलत गियर डाल देता है और गाड़ी झटके मारती है। उसका पिता उसे धीरे से समझाता है, क्लच को धीरे छोड़ो और गियर को सही समय पर बदलो। वो फिर से कोशिश करता है और हर गलती के साथ उसका मस्तिष्क उस सुधार को अवशोषित कर लेता है। आखिरकार वो गाड़ी को सुचारू रूप से चला लेता है और उसका मस्तिष्क उस उपलब्धि को एक छोटे से उत्सव के साथ मनाता है। ये त्रुटि प्रतिक्रिया की शक्ति है और ये हर तरह के सीखने में काम करती है। त्रुटि प्रतिक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए ध्यान हमें सुझाव देते हैं कि हमें गलतियों को डर या शर्मिंदगी के बजाय अवसर के रूप में देखना चाहिए। एक कक्षा की तस्वीर बनाएं जहां एक बच्चा गलत जवाब देता है। इसके बजाय कि शिक्षक उसे डांटे, वो मुस्कुराता है और कहता है, अच्छी कोशिश। आइए इसे एक अलग तरीके से देखें। बच्चा अपनी गलती से सीखता है और अगली बार वो आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है। ये दृष्टिकोण बच्चों को जोखिम लेने और नई चीजें आजमाने के लिए प्रेरित करता है, जो सीखने का एक अनिवार्य हिस्सा है। समेकन वो अंतिम चरण है जहां मस्तिष्क नई जानकारी को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित करता है। ये प्रक्रिया ज्यादातर नींद के दौरान होती है, जब मस्तिष्क दिन की घटनाओं को दोहराता है, महत्वपूर्ण जानकारी को मजबूत करता है और बाकी को छांट देता है। एक छात्र की तस्वीर बनाएं जो दिन भर एक नई भाषा के शब्द सीखने में बिताता है। वो फ्लैश कार्ड के साथ अभ्यास करता है, हर शब्द को बार बार दोहराता है। कासा, घर, सॉल, सूरज,
रात को जब वो गहरी नींद में होता है, उसका मस्तिष्क चुपके से काम कर रहा होता है। वो उन शब्दों को दोहरा रहा है, उन्हें स्मृति के गहरे कोनों में संग्रहित कर रहा है और अगले दिन के लिए तैयार कर रहा है। नींद की शक्ति को और गहराई से समझने के लिए ध्यान हमें एक वैज्ञानिक अध्ययन की ओर ले जाते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो छात्र रात को अच्छी नींद लेते हैं, वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क जानकारी को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करता है। एक और दृश्य ले, एक नर्तक जो एक नया नृत्य सीख रहा है। दिन में वो कदमों का अभ्यास करता है, अपनी गलतियों को सुधारता है और लय को महसूस करता है। लेकिन रात में जब वो सो रहा होता है, उसका मस्तिष्क उन कदमों को दोहराता है, उन्हें मांसपेशियों की स्मृति में बदल देता है। अगले दिन जब वो फिर से अभ्यास शुरू करता है, तो उसे आश्चर्य होता है कि वो पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ये नींद का जादू है और ध्यान हमें याद दिलाते हैं कि पर्याप्त आराम के बिना हमारा मस्तिष्क नई जानकारी को पूरी तरह से एकीकृत नहीं कर सकता। एक और रोजमर्रा का उदाहरण ले, एक माँ जो अपने बच्चे को एक नई कहानी पढ़कर सुलाती है। कहानी में एक छोटे खरगोश की साहसिक यात्रा है जो जंगल में अपने दोस्तों को बचाने जाता है। दिन में बच्चा उस कहानी के किरदारों और घटनाओं के बारे में सोचता है। रात में जब वो सो रहा होता है, उसका मस्तिष्क उस कहानी को दोहराता है, उसे स्मृति में गहरे तक संग्रहित करता है। अगले दिन जब माँ फिर से कहानी पढ़ने बैठती है, तो बच्चा पहले से ही कुछ हिस्सों को याद कर लेता है। ये समेकन की शक्ति है और ये हर उम्र में काम करती है। समेकन को और प्रभावी बनाने के लिए ध्यान हमें सुझाव देते हैं कि हमें अपनी नींद को प्राथमिकता देनी चाहिए। वो कहते हैं कि हमें नियमित नींद का समय निर्धारित करना चाहिए, स्क्रीन टाइम को सोने से पहले कम करना चाहिए और एक शांत, आरामदायक वातावरण बनाना चाहिए। एक और दृश्य ले, एक छात्र जो अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। वो हर रात 10 बजे बिस्तर पर जाता है, अपने फोन को दूर रखता है और एक हल्की किताब पढ़ता है। यह रूटीन उसके मस्तिष्क को आराम देता है और उसकी नींद उसके दिन भर के अध्ययन को मजबूत करती है। जब वो परीक्षा में बैठता है, तो वो अपनी पढ़ाई को स्पष्ट रूप से याद कर पाता है। इन 4 स्तंभों ध्यान, सक्रिय जुड़ाव, त्रुटि प्रतिक्रिया और समेकन के साथ ध्यान हमें शिक्षा के क्षेत्र में ले जाते हैं। वो तर्क देते हैं कि हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणालियां अक्सर मस्तिष्क की प्राकृतिक सीखने की प्रक्रियाओं के साथ तालमेल नहीं बिछाती। उदाहरण के लिए, लंबे व्याख्यान जो छात्रों को सिर्फ सुनने के लिए मजबूर करते हैं, मस्तिष्क की सक्रिय जुड़ाव की जरूरत को पूरा नहीं करते। एक कक्षा की तस्वीर बनाएं, जहां बच्चे अपनी डेस्क पर बैठे हैं, शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है और छात्रों की आंखें थकान से भारी हो रही है। ये दृश्य मस्तिष्क की जिज्ञासा और ऊर्जा को दबा देता है। इसके बजाय ध्यान ऐसी शिक्षण विधियों की वकालत करते हैं जो छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करें। एक दूसरी कक्षा की तस्वीर बनाएं, जहां बच्चे समूह में काम कर रहे हैं, एक विज्ञान प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं। वे एक छोटा सा ज्वालामुखी मॉडल बना रहे हैं और वे सवाल पूछ रहे हैं, सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने से क्या होगा? वे अपने विचारों को आजमा रहे हैं और जब उनका ज्वालामुखी फटता है तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठती है। ये प्रक्रिया न केवल उन्हें रसायन विज्ञान सिखाती है, बल्कि उन्हें जिज्ञासा, सहयोग और रचनात्मकता जैसे जीवन कौशल भी सिखाती है। ध्यान हमें एक प्रेरणादायक उदाहरण की ओर ले जाते हैं। एक स्कूल जहां शिक्षक गेमिफिकेशन का उपयोग करते हैं। बच्चे एक इतिहास के खेल में हिस्सा ले रहे हैं, जहां वे प्राचीन भारत के राजाओं और रानियों की भूमिका निभाते हैं। हर सही जवाब के लिए वे अंक कमाते हैं और हर गलत जवाब के लिए उन्हें एक नया मौका मिलता है। एक बच्चे की तस्वीर बनाएं जो अपनी टीम के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की रणनीतियों के बारे में बता रहा है। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही है और उसका मस्तिष्क डोपामाइन की छोटी छोटी खुराकों के साथ पुरस्कृत हो रहा है। यह दृष्टिकोण मस्तिष्क की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का लाभ उठाता है और ये बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान हमें यह भी सुझाव देते हैं
कि शिक्षकों को गलतियों को दंड के बजाय अवसर के रूप में देखना चाहिए। एक कक्षा की तस्वीर बनाएं जहां एक बच्चा गलत जवाब देता है। इसके बजाय कि शिक्षक उसे डांटे, वो मुस्कुराता है और कहता है, ये एक शानदार कोशिश थी। आइए इसे एक अलग तरीके से देखें। बच्चा अपनी गलती से सीखता है और अगली बार वो आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है। ये दृष्टिकोण बच्चों को जोखिम लेने और नई चीजें आजमाने के लिए प्रेरित करता है, जो सीखने का एक अनिवार्य हिस्सा है। ध्यान हमें ये भी दिखाते हैं कि मस्तिष्क विभिन्न प्रकार की जानकारी को कैसे संभालता है, जैसे कि भाषा, गणित और संगीत। प्रत्येक डोमेन मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों को सक्रिय करता है, लेकिन वे सभी एक ही सीखने के सिद्धांतों पर चलते हैं। भाषा सीखना, उदाहरण के लिए, मस्तिष्क की ध्वनियों को अर्थों से जोड़ने की क्षमता पर आधारित है। एक बच्चे की तस्वीर बनाएं जो अपनी दादी की कहानियां सुन रहा है। उसका मस्तिष्क उन शब्दों को, उनकी ध्वनियों को और उनके भावनात्मक अर्थ को जोड़ रहा है, बिना ये जाने कि वो एक जटिल प्रणाली को डिकोड कर रहा है। एक और उदाहरण ले। एक बच्चा जो स्कूल में अंग्रेजी व्याकरण सीख रहा है, वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जैसे नियमों को समझने की कोशिश कर रहा है। शुरू में ये सब उसे जटिल लगता है, लेकिन उसका शिक्षक उसे सरल उदाहरण देता है, जैसे कि द कैट चेस्ड द माउस। बच्चा धीरे धीरे समझता है कि कैट करता है, चेस्ड क्रिया है और माउस कर्म है। उसका मस्तिष्क इन पैटर्न को अवशोषित कर लेता है और जल्द ही वो अपने वाक्य बना रहा होता है। ये प्रक्रिया मस्तिष्क की भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता का प्रमाण है। गणित एक और आकर्षक डोमेन है। ध्यान हमें बताते हैं कि मस्तिष्क में संख्याओं और स्थानिक संबंधों को समझने की एक जन्मजात क्षमता होती है। एक वैज्ञानिक अध्ययन की तस्वीर बनाएं जहां शोधकर्ताओं ने पाया कि नवजात शिशु भी संख्याओं में अंतर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उन्हें 4 बिंदु दिखाए जाएं और फिर 2 बिंदु, तो वे अंतर को नोटिस करते हैं। ये क्षमता गणित सीखने की नींव रखती है। एक छात्र की तस्वीर बनाएं जो एक बीजगणित की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है। वो समीकरणों को अपने दिमाग में घुमा रहा है, अज्ञात चर को अलग कर रहा है और पैटर्न ढूंढ रहा है। ये प्रक्रिया मस्तिष्क के लिए एक व्यायाम की तरह है, जो इसे तेज और अधिक लचीला बनाती है। एक और रोजमर्रा का उदाहरण ले। एक दुकानदार जो अपने दिमाग में हिसाब रखता है, वो ग्राहकों की खरीदारी का कुल जोड़ रहा है, छूट निकाल रहा है और बाकी राशि की गणना कर रहा है। उसका मस्तिष्क संख्याओं को तेजी से संसाधित कर रहा है, क्योंकि उसने वर्षों के अभ्यास से ये कौशल विकसित कर लिया है। ध्यान हमें बताते हैं कि ये जन्मजात संख्यात्मक क्षमता हर इंसान में होती है, लेकिन इसे विकसित करने के लिए अभ्यास और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। संगीत सीखना मस्तिष्क के लिए एक जिम की तरह है। ध्यान बताते हैं कि जब हम संगीत सीखते हैं तो मस्तिष्क के कई हिस्से एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। ध्वनि, लय, भावना और स्मृति। एक किशोरी की तस्वीर बनाएं जो सितार बजाना सीख रही है। वो अपने गुरु के सामने बैठी है और हर तार के साथ वो लय को महसूस कर रही है, अपनी उंगलियों को समन्वयित कर रही है और संगीत के साथ एक भावनात्मक संबंध बना रही है। शुरू में वो गलत तार छेड़ देती है और ध्वनि बेसुरी निकलती है, लेकिन गुरु उसे धीरे से सुधारता है। हर सही तार के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसका मस्तिष्क उस गति को स्मृति में संग्रहित कर लेता है। ध्यान एक वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हैं जिसमें पाया गया कि जो बच्चे संगीत सीखते हैं वे गणित और भाषा में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसका कारण यह है कि संगीत मस्तिष्क को एक अनोखे तरीके से प्रशिक्षित करता है। एक और दृश्य ले। एक स्कूल का सांस्कृतिक कार्यक्रम जहां बच्चे एक भक्ति गीत गा रहे हैं। वे लय में तालियां बजा रहे हैं, शब्दों को याद कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा रहे हैं। उनका मस्तिष्क एक साथ कई कार्य कर रहा है और यह प्रक्रिया उन्हें न केवल संगीत सिखाती है बल्कि सहयोग, अनुशासन और रचनात्मकता भी सिखाती है। संगीत की शक्ति को और गहराई से समझने के लिए
एक और उदाहरण लें। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो रिटायरमेंट के बाद हारमोनियम सीख रहा है, वो अपने पोते के साथ बैठता है जो उसे बुनियादी स्वर सिखा रहा है। शुरू में वो गलत कुंजियां दबाता है और ध्वनि अटपटी लगती है, लेकिन उसका पोता उसे हौसला देता है। दादाजी, आप कर सकते हैं, वो कहता है। धीरे धीरे वो एक साधारण भजन बजा लेता है और उसकी आंखें खुशी से भर आती है। उसका मस्तिष्क नए कनेक्शनों को बना रहा है और ये प्रक्रिया उसे न केवल संगीत सिखाती है, बल्कि उसे जीवन में एक नया उद्देश्य भी देती है। कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रौद्योगिकी की भूमिका पर केंद्रित है। देहान इस बात की पड़ताल करते हैं कि डिजिटल उपकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सीखने को कैसे बढ़ा सकते हैं। वो बताते हैं कि अच्छी तरह से डिजाइन किए गए शैक्षिक ऐप्स मस्तिष्क की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का लाभ उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐप जो तत्काल प्रतिक्रिया देता है, मस्तिष्क के त्रुटि प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय करता है, जिससे सीखना तेज और अधिक प्रभावी होता है। एक बच्चे की तस्वीर बनाएं जो एक टैबलेट पर एक शैक्षिक गेम खेल रहा है। वो भूगोल के सवाल हल कर रहा है और हर सही जवाब के साथ स्क्रीन पर एक चमकता हुआ ग्लोब दिखाई देता है। उसका मस्तिष्क डोपामाइन की एक छोटी सी खुराक के साथ पुरस्कृत होता है, जो उसे और सवाल हल करने के लिए प्रेरित करता है। एक और उदाहरण ले, एक ऑनलाइन कोडिंग कोर्स। एक युवा जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है, वो हर दिन इस कोर्स पर अभ्यास करता है। कोर्स उसे बुनियादी कोड लिखना सिखाता है और जब वो गलती करता है, जैसे कि सेमीकोलन लगाना भूल जाता है, तो प्लेटफॉर्म उसे तुरंत सुधारता है। जब वो सही कोड लिखता है तो स्क्रीन पर एक हरा चेक मार्क दिखाई देता है और वो उत्साह के साथ अगले मॉड्यूल पर बढ़ता है। ये प्रक्रिया मस्तिष्क के पुरस्कार तंत्र को सक्रिय करती है और वो बिना थके सीखता रहता है। देहान बताते हैं कि ऐसी तकनीकें शिक्षा को क्रांतिकारी बना सकती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो पारंपरिक कक्षाओं में पीछे रह जाते हैं। लेकिन देहान चेतावनी भी देते हैं कि प्रौद्योगिकी का अंधाधुंध उपयोग हानिकारक हो सकता है। एक बच्चे की तस्वीर बनाएं जो घंटों तक स्क्रीन पर चिपका रहता है। उसकी आंखें थकान से लाल हो रही हैं और उसका मस्तिष्क अति उत्तेजित हो रहा है। देहान हमें बताते हैं कि प्रौद्योगिकी का उपयोग संतुलित होना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे स्क्रीन के साथ साथ वास्तविक दुनिया में भी सीखें। एक मां की तस्वीर बनाएं जो अपने बच्चे को एक शैक्षिक ऐप पर आधा घंटा खेलने देती है और फिर उसे बाहर ले जाती है। बच्चा गांव के तालाब के पास बैठता है, मछलियों को देखता है और पानी में लहरों के पैटर्न को नोटिस करता है। उसका मस्तिष्क इन प्राकृतिक उत्तेजनाओं को अवशोषित करता है और वह दुनिया के बारे में नई चीजें सीखता है। प्रौद्योगिकी के सकारात्मक उपयोग को और गहराई से समझने के लिए देहान हमें एक और उदाहरण की ओर ले जाते हैं। एक स्कूल जो वर्चुअल रियलिटी (VR) का उपयोग करता है। बच्चे VR हेडसेट पहनकर प्राचीन मिस्र की सैर करते हैं। वे पिरामिडों के अंदर घूमते हैं, मम्मी बनाने की प्रक्रिया देखते हैं और फराओं के जीवन के बारे में सीखते हैं। ये अनुभव इतिहास को जीवंत बना देता है और बच्चे इसे कभी नहीं भूलते। उनका मस्तिष्क इस जानकारी को गहरे तक अवशोषित कर लेता है, क्योंकि ये सक्रिय जुड़ाव और भावनात्मक कनेक्शन के साथ प्रस्तुत की गई है। देहान हमें बताते हैं कि ऐसी तकनीकें शिक्षा को और समावेशी और प्रभावी बना सकती है। जैसे जैसे कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, देहान एक बड़े सवाल की ओर मुड़ते हैं। हम अपने सीखने की पूरी क्षमता को कैसे अनलॉक कर सकते हैं? वो तर्क देते हैं कि इसका जवाब मस्तिष्क की ताकत और सीमाओं को समझने में है। उदाहरण के लिए, मस्तिष्क एक साथ बहुत सारी जानकारी को संसाधित करने में अच्छा नहीं है। इसलिए हमें अपने अध्ययन को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ना चाहिए। वह चंकिंग की अवधारणा को पेश करते हैं, जहां जटिल जानकारी को छोटे स्मरणीय हिस्सों में व्यवस्थित किया जाता है। एक छात्र की तस्वीर बनाएं जो एक जटिल भौतिकी की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहा है। वो हर अध्याय को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है। पहले न्यूटन के नियम, फिर उनके उदाहरण और फिर उनके अनुप्रयोग। प्रत्येक हिस्सा पिछले हिस्से पर बनता है।
जब तक कि पूरी तस्वीर स्पष्ट न हो जाए। एक और उदाहरण ले। एक मैनेजर जो एक नया सॉफ्टवेयर टूल सीख रहा है, वो पूरे टूल को एक बार में समझने की कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वो इसे छोटे छोटे मॉड्यूल में तोड़ता है। पहले डैशबोर्ड, फिर डेटा एनालिटिक्स और फिर रिपोर्ट जनरेशन। वो हर मॉड्यूल को अलग अलग सीखता है और धीरे धीरे वो पूरे टूल को समझ लेता है। ये चंकिंग की शक्ति है और ये मस्तिष्क को जटिल जानकारी को आसानी से अवशोषित करने में मदद करती है। ध्यान हमें यह भी सिखाते हैं कि सीखने को प्रभावी बनाने के लिए हमें अंतराल दोहराव, स्पेस्ड रेपिटेशन का उपयोग करना चाहिए। ये तकनीक इस तथ्य पर आधारित है कि हमारा मस्तिष्क समय के साथ जानकारी को बेहतर याद रखता है अगर हम उसे बार बार लेकिन अंतराल के साथ दोहराएं। एक छात्र की तस्वीर बनाएं जो फ्लैश कार्ड का उपयोग करके जीव विज्ञान के शब्द सीख रहा है। वो हर दिन कुछ शब्दों को दोहराता है, फिर एक हफ्ते बाद और फिर एक महीने बाद। हर बार उसका मस्तिष्क उन शब्दों को और गहरे तक संग्रहित कर लेता है। ये तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि इसका उपयोग मेडिकल छात्रों से लेकर भाषा शिक्षार्थियों तक हर क्षेत्र में किया जाता है। एक और रोजमर्रा का उदाहरण ले। एक शिक्षक जो अपने छात्रों को भूगोल सिखा रहा है, वो उन्हें हर हफ्ते 5 नई राजधानियां याद करने के लिए कहता है। पहले दिन वे शब्दों को दोहराते हैं, एक हफ्ते बाद वे फिर से दोहराते हैं और इस बार वे पुरानी राजधानियों को भी याद करते हैं। एक महीने बाद वे सभी राजधानियों को आसानी से याद कर लेते हैं। ये अंतराल दोहराव की शक्ति है और ये मस्तिष्क की स्मृति को मजबूत करती है। ध्यान जीवन भर सीखने के महत्व पर जोर देते हैं। वो हमें बताते हैं कि मस्तिष्क केवल बचपन में ही नहीं बल्कि वयस्कता और बुढ़ापे में भी नई जानकारी को अवशोषित करने में सक्षम है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं और ये मस्तिष्क की सबसे आश्चर्यजनक विशेषताओं में से एक है। एक बुजुर्ग व्यक्ति की तस्वीर बनाएं जो 70 साल की उम्र में नृत्य सीख रहा है। वो अपने सामुदायिक केंद्र में एक सालसा क्लास में शामिल होता है। शुरू में वो कदमों में उलझ जाता है और उसे लगता है कि शायद वो बहुत बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसका शिक्षक उसे हौसला देता है। उम्र सिर्फ एक संख्या है, वो कहता है। धीरे धीरे वो कदमों को सीख लेता है और जब वो अपने पहले प्रदर्शन में नाचता है तो उसकी आंखें गर्व और खुशी से चमक रही होती है। उसका मस्तिष्क नए कनेक्शनों को बना रहा है और ये प्रक्रिया उसे न केवल नृत्य सिखाती है बल्कि उसे जीवन में एक नया जोश भी देती है। एक और प्रेरणादायक उदाहरण ले। एक माँ जो अपने बच्चों के बड़े होने के बाद एक नया करियर शुरू करने का फैसला करती है। वो वर्षों तक एक गृहिणी रही थी, लेकिन अब वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहती है। शुरू में उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एनालिटिक्स टूल जटिल लगते हैं और वह निराश हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो ऑनलाइन कोर्स लेती है, हर दिन अभ्यास करती है और अपनी गलतियों से सीखती है। धीरे धीरे वो एक छोटा सा कैंपेन चलाती है और जब वो देखती है कि उसका कैंपेन सफल हो रहा है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की शक्ति है और ध्यान हमें बताते हैं कि ये शक्ति हम सभी में है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को और गहराई से समझने के लिए ध्यान हमें एक वैज्ञानिक अध्ययन की ओर ले जाते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग स्ट्रोक से उबर रहे हैं उनके मस्तिष्क नए कनेक्शनों को बना सकते हैं जिससे वे खोए हुए कौशलों को फिर से सीख सकते हैं। एक मरीज की तस्वीर बनाएं जो स्ट्रोक के बाद फिर से लिखना सीख रहा है। वो हर दिन एक पेन उठाता है और शुरू में उसकी उंगलियां कांपती है, लेकिन वो बार बार कोशिश करता है और हर छोटे सुधार के साथ उसका मस्तिष्क नए रास्ते बना रहा है। ये प्रक्रिया धीमी है, लेकिन ये दिखाती है कि मस्तिष्क की अनुकूलन करने की क्षमता कितनी अद्भुत है। ध्यान हमें प्रेरित करते हैं कि अगर स्ट्रोक से उबरने वाला व्यक्ति नया कौशल सीख सकता है तो हम में से कोई भी अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। एक और उदाहरण ले। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाना चाहता है। वो वर्षों तक एक नौकरी में अटका रहा जहां उसे कोई संतुष्टि नहीं मिलती थी।
लेकिन एक दिन वो फैसला करता है कि वो फोटोग्राफी सीखेगा। वो एक कैमरा खरीदता है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखता है और हर वीकेंड पर बाहर जाकर तस्वीरें खींचता है। शुरू में उसकी तस्वीरें धुंधली और बेतरतीब होती है, लेकिन वो अपनी गलतियों से सीखता है। वो एक्सपोजर, फोकस और कंपोजिशन के बारे में पढ़ता है और धीरे धीरे उसकी तस्वीरें बेहतर होने लगती है। एक दिन वो अपनी तस्वीरों की एक प्रदर्शनी आयोजित करता है और जब लोग उसकी कला की तारीफ करते हैं तो उसे एहसास होता है कि उसने न केवल एक नया कौशल सीखा है बल्कि अपनी जिंदगी को भी बदल दिया है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का जादू है और ये हमें दिखाता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं है। कहानी का अंत एक प्रेरणादायक नोट पर होता है। देहान हमें याद दिलाते हैं कि सीखना केवल ज्ञान इकट्ठा करने के बारे में नहीं है। ये दुनिया को समझने, अपने आप को बेहतर बनाने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के बारे में है। एक व्यक्ति की तस्वीर बनाएं जो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, नीचे फैली दुनिया को देख रहा है। उसका मस्तिष्क अनंत संभावनाओं के साथ चमक रहा है और वह जानता है कि सीखने की शक्ति के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। वो अपने अतीत की गलतियों को याद करता है, अपने वर्तमान के प्रयासों को गले लगाता है और भविष्य के सपनों की ओर बढ़ता है। ये वो दृष्टि है जो ध्यान हमें देना चाहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सीखना एक साहसिक कार्य है, एक ऐसी यात्रा जो कभी खत्म नहीं होती। तो आज ही अपने मस्तिष्क की इस अनोखी शक्ति को अपनाएं। एक नया कौशल सीखें, एक नई किताब पढ़ें या बस अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखें, क्योंकि जब आप सीखते हैं तो आप न केवल अपने दिमाग को बदलते हैं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को बदलते हैं। और कौन जानता है, शायद आपकी अगली खोज आपको कहां ले जाए। ये यात्रा आपकी है और हर कदम के साथ आप अपने सपनों के और करीब पहुंच रहे हैं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे बुक बूस्टर चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों से कभी न चूकें। अपनी राय कमेंट्स में बताएं। आपके लिए सीखने का मतलब क्या है? चलिए मिलकर इस साहसिक यात्रा को और रोमांचक बनाएं।